एविडेंस के तहत पिछले लेक्चर में सेक्शन 14 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि आपको स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की दशा मैं बता रहा था। मन की दशा, मन की दशा के बारे में डिटेल में एक शब्दों को पिछले लेक्चर में बताया गया था। मन की दशा के बारे में आपका 2 एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है और स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2, यानी कि मन की दशा डिटेल में 1 घंटा बताई गई थी पिछले लेक्चर में। अब मन की दशा के बारे में जो एक्सप्लेनेशन में बातें कही गई हैं उसको डिटेल में देखना है, और यहाँ से आपका मेंस में और प्री में निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनता है। 1-2 और टाट से भी क्वेश्चन आपका यहाँ बताया जाएगा। आइए सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखा जाए, यानी कि धारा 14 का स्पष्टीकरण 1। धारा 14 का स्पष्टीकरण 1 के बारे में पहली इसकी विशेषता ये है कि ये स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की दशा के क्षेत्र को नैरो करता है, सीमित करता है। यानी कि मन की दशा के क्षेत्र को सीमित करने का कार्य एक्सप्लेनेशन नंबर स्पष्टीकरण 1 करता है। कैसे सीमित करता है, पहले बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए, तब आपका कह सकते हैं और बातें देखी जाए। देखिए स्पष्टीकरण 1 क्या बता रहा है। जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को यानी कि मौजूद होने को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए। दबाव देकर कहा गया है, उससे यह इंडिकेशन होना ही चाहिए कि वह दशा साधारणतया नहीं, यानी कि मन की जो जनरल दशा है या साधारणतः दशा है, वह धारा 14 के तहत मन की दशा में शामिल नहीं है। यानी कि जनरल या मन की सामान्य दशा, मन की साधारण दशा, आपका कह सकते हैं कि मन की दशा साधारण रेलेवेंट नहीं है साक्ष्य में। तो कौन सी दशा रेलेवेंट है? अगला शब्द है अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। यानी कि प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में, प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में यही आपको अच्छे से जानना है, यही क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है। कौन सी मन की दशा सुसंगत होगी? विशिष्ट विषय के बारे में मन की दशा की साधारणतया मन की दशा? तो आपका जवाब रहेगा साधारणतया मन की दशा रेलेवेंट नहीं है साक्ष्य में, इसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो कौन सी दशा आपका साक्ष्य में रेलेवेंट है? तो वह जो दशा है वह विशिष्ट विषय के बारे में होना चाहिए, यानी कि जो विशिष्ट मन की दशा है विशिष्ट विषय के बारे में वह रेलेवेंट होगी, और जो साधारणतया मन की दशा है वह रेलेवेंट नहीं होगी। यहाँ पर 2-3 अच्छे उदाहरण आपको देखने हैं। आइए 3 उदाहरण कम से कम तैयार रखिएगा। 3 उदाहरण हम बता रहे हैं।
उदाहरण वही बताया जा रहा है जो उदाहरण आपका बेयर एक्ट में दिया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। पहला कुत्ते का उदाहरण हम बताएंगे, दूसरा जो बताया जाएगा वह आपका गाड़ी वाला उदाहरण बताया जाएगा, और तीसरा जो उदाहरण अभी आपका पूछा भी गया था यूपीजे में, तीसरा उदाहरण वह आपका गोली चलाने वाला उदाहरण बताया जाएगा। गोली चलाने वाला उदाहरण थोड़ा मन की सामान्य दशा और आपका विशिष्ट मनोदशा किसी विषय के बारे में ये प्रावधान इन तीनों उदाहरणों से समझने का प्रयास करिए। देखिए, ये एक व्यक्ति है आपका, इसके पास कई कुत्ते हैं। ये पहला कुत्ता हो गया, ये दूसरा कुत्ता और ये तीसरा कुत्ता। तीनों कुत्ते लोगों को काटते हैं, तीनों कुत्ते लोगों को काटते हैं। यह आपका ये क्या सामान्य मनोदशा है, और सामान्य मनोदशा साक्ष्य में पेश नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ये दिखाया जाए कि कुत्ता नंबर 1 बी को काटा, बी ने ए से शिकायत की, यही कुत्ता पुनः सी को काटा, सी ने ए से शिकायत की, और वही कुत्ता डी को काट लिया है और डी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया है, तो ये जो कुत्ता नंबर 1 काट रहा है, ये आपका इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता नंबर 1 के बारे में अन्य लोगों ने शिकायतें की, ये फिर भी सतर्कता नहीं बरता, उस कुत्ते की देखभाल में उपेक्षा बरता है। अतः ये बात कि डी के पहले यही कुत्ता बी और सी को भी काट चुका है, ये जो मन की दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है, यह विशिष्ट विषय के बारे में है, यानी कि तीनों कुत्तों के बारे में नहीं, बल्कि पर्टिकुलर एक कुत्ते के बारे में है। अतः धारा 14 के तहत मन की दशा में ये रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। कुत्ता का उदाहरण टाट में भी पूछा जाता है, और आपका ये पूछा जाता है कि यदि कुत्ता एक बार काटता है तो क्षम्य है, लेकिन अगर शेर एक बार काट दे तो वह क्षम्य नहीं है। यानी कि कुत्ता एक बार काट दे तो क्षमा किया जाता है, जबकि अगर शेर एक बार काट दे तो क्षम्य नहीं है। ये पूछा जाता है कि ये इसको सिद्ध करिए, तो ये आप 14 में ले जाएंगे। क्यों ऐसा नियम बनाया गया? क्योंकि कुत्ते को पालतू जानवर माना जाता है, और पालतू जानवरों के बारे में पालतू जानवरों ने यदि नुकसान पहुंचाया है तो मालिक तभी उत्तरदायी होता है, जबकि मालिक ने उपेक्षा बरती हो। आइए दूसरा देखा जाए, वाहन का उदाहरण। ए के पास 3 वाहन हैं, वाहन नंबर 1, वाहन नंबर 2 और वाहन नंबर 3। 3 वैन है। इन तीनों को यह लोगों को भाड़े पर देता है। तीनों वाहन बीच रास्ते में ही खराब हो जाते हैं कई बार, तो ऐसी दशा में ये साक्ष्य में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता कि सभी वाहनों के बारे में ए उपेक्षावान था। लेकिन अगर मान लीजिए वाहन नंबर 2 को ए ने बी को भाड़े पर दिया, बी ने ए से शिकायत की, फिर सी को भी भाड़े पर दिया, सी ने भी शिकायत की, और डी को भाड़े पर दिया था,
और डी ने ए के खिलाफ मुकदमा कर दिया है, तो क्या जो माने आपका बी ने और सी ने जो शिकायतें ए से की थी वह क्या साक्ष्य में रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मन की सामान्य दशा नहीं है बल्कि मन की विशिष्ट विषय के बारे में ये मन की दशा है। अगला गोली वाला उदाहरण अभी आपका यूपीजे में पूछा गया था, पिछली बार ही यूपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए ए पर आरोप है कि ए ने बी की गोली मारकर हत्या की। अब यह तथ्य कि ए इसके पहले सी पर भी गोली चलाया था, इसके पहले डी पर भी चलाया था और अंततोगत्वा बी पर जब चलाया तो बी मर गया। ये ए की मन की साधारणतया दशा है और इसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अर्थात ए सी पर भी गोली चलाया था, डी पर भी पहले गोली चलाया था, इसे साक्ष्य में सुसंगत रेलेवेंट नहीं बनाया गया। अब समस्या ये आती है कि अगर ये दिखाया जाए, यही टेक्निकल पॉइंट है, कि ए बी की हत्या किया है और ये दिखाया जाए कि ए बी की हत्या करने के आशय से पहले भी बी पर ही गोली चला चुका है, यानी कि बी को एक या दो बार और जान से मारने का प्रयास कर चुका है ए, लेकिन बी मरा नहीं और तीसरी बार जब मौका मिला और ए ने बी पर गोली चलाई तो बी मर गया। तो ये जो दो बार बी पर ही गोली चलाया है ये ए की मन की सामान्य दशा न होकर विशिष्ट विषय के बारे में मन की दशा है। अतः ये कि बी पर पहले भी दो बार गोली चलाया था, इसे एविडेंस के रूप में मन की बुरी दशा के रूप में साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 उदाहरण में से लगातार क्वेश्चन बनता है। फिर बता दिया जाए भाई आपको किसी भी हाल में गलती न हो। आइए देखा जाए, मन की दशा का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बताया गया। मन की दशा के बारे में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण 2 ये भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि स्पष्टीकरण 2 से आपका लगातार क्वेश्चन प्री में 1 बन रहा है और इसको अच्छे से कोरिलेट करके जानना है। यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर जब भी 2 पढ़िए तो सबसे पहले हम साक्ष्य अधिनियम का बताएंगे, इसके बाद इसी को ले जाकर सीआरपीसी में भी पढ़ना है, इसी को ले जाकर संविधान में भी पढ़ना है। संविधान में भी पूछा जाता है। यही क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि संविधान के बाद यही क्वेश्चन आईपीसी में भी पूछा गया है। अब किस राज्य में कौन सा क्वेश्चन बना है ये भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि एक्सप्लेनेशन नंबर आपका कह सकते हैं कि 2 में दिया क्या गया है, तब हम कोरिलेट करेंगे। देखिए फिर बता दिया जाए, यहाँ से किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन निश्चित बनता है और कौन क्वेश्चन किस राज्य में किस मॉडल का बना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा भी, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार रखना है। पहले बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए। देखिए स्पष्टीकरण 2 क्या बताता है
किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के ट्रायल यानी कि विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत यानी कि धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत यानी कि मन की दशा के अंतर्गत उस अभियुक्त का द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो यानी कि उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का किसी ऑफेंस का पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्वेंशन भी सुसंगत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है या पूर्व दोष सिद्धि है, प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत है, वह धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। तो किस रूप में किया जा सकता है? मन की बुरी दशा के रूप में, अच्छी नहीं, मन की बुरी दशा के रूप में रेलेवेंट होगा। अब ये है कि जो पूर्व दोष सिद्धि होती है यानी कि वह कहाँ कहाँ रेलेवेंट बनाई गई है और कहाँ कहाँ नहीं। तो जो प्रीवियस कन्विक्शन होता है वह फिर एक बार बता दिया जाए रेलेवेंट होगा ये मन की बुरी दशा के रूप में। किस स्पष्टीकरण में ये बात बताई गई है? तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। अब पूर्व दोष सिद्धि जहाँ जहाँ है उसको एक जगह एकत्र कर लेना है और फिर बता दिया जाए। यहाँ से निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। आइए पहले साक्ष्य नियम में देखा जाए कि पूर्व दोष सिद्धि कहाँ कहाँ सुसंगत है। तो साक्ष्य नियम में अगर पूर्व दोष सिद्धि पूछे तो आपका जवाब रहेगा, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कई धाराएं देखेंगे। साक्ष्य नियम में पहला धारा 14 का स्पष्टीकरण, धारा 14 का एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे। फिर आपका धारा 54 देखना है। देखिए पहला आपका धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखना है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 देखना है, स्पष्टीकरण 2 देखना है। फिर आपका एविडेंस की धारा 153 का 153 का एक्सेप्शन नंबर यानी कि अपवाद नंबर 1 देखना है, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि के बारे में। फिर आपका पूर्व दोष सिद्धि को साक्ष्य के रूप में पूर्ववर्ती निर्णय को प्रस्तुत किया जा सकता है, सेक्शन 40 देखना है एविडेंस का। और लास्ट में एविडेंस की धारा 43 हम देखेंगे। देखिए ये दो धाराएं थोड़ा अलग हैं, लेकिन एविडेंस की इन धाराओं से निश्चित क्वेश्चन बनता है। एक एक करके अच्छे से समझिए। प्रीवियस कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि यानी कि पहले भी वह व्यक्ति अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है। सबसे पहले
धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि किस रूप में सुसंगत है? तो अगर पूछे तो मन की बुरी दशा के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी। फिर आपका क्वेश्चन बनता है एविडेंस की धारा 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2। बैड करेक्टर का मतलब हुआ बुरा सील, यानी कि बुरा सील के रूप में, बैड करेक्टर के रूप में पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य पेश किया जा सकता है। और ये कौन सी धारा है? तो सेक्शन 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अच्छे से फिर बताया जा रहा है, इसको तैयार रखिए। 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट ये बताता है कि आपका यहाँ भी पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी। किसके लिए? तो उत्तर का खंडन करने के लिए। आइए एक उदाहरण उत्तर का खंडन करवाया जाए। मान लीजिए बी अभियुक्त हैं, इस पर मुकदमा चल रहा है। ए वकील साहब हैं। वकील साहब या अभियोजन ए वकील साहब बी से पूछते हैं कि हे बी, क्या तुमने पहले कोई चोरी की थी और उस चोरी के लिए तुम कभी दंडित हुए थे? तो बी कहता है कि नहीं, मैं कभी भी आज तक चोरी नहीं किया और न ही मैं कभी आज तक चोरी के लिए दंडित किया गया। तो बी द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसका खंडन करिए। काटने के लिए वकील साहब तुरंत बी की पूर्व दोष सिद्धि प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस दे सकते हैं कि नहीं हजूर ये झूठ बोल रहा है। ये देखिए पूर्ववर्ती निर्णय है, यही व्यक्ति वह है, पहले भी यह व्यक्ति दोषी हो चुका है, ये तो झूठ बोल रहा है। आइए देखा जाए, दो धाराएं एविडेंस में और हल्का हल्का पढ़ना है। पूर्व दोष सिद्धि को धारा 40 में भी सुसंगत बनाया गया है। न्यायालय द्वारा दिया गया पूर्ववर्ती निर्णय के रूप में। और पूर्व दोष सिद्धि एक और याद रखिए, पूर्व दोष सिद्धि सदैव फैक्ट इन इशू होती है। पूर्व दोष सिद्धि सदैव, मैं बता दूं, विवादक तथ्य होती है कि क्या यह व्यक्ति पहले दोषी ठहराया गया है। ये किस धारा में? 43 में। ये आपका यूपीएपीओ तमाम जगह क्वेश्चन आए हैं। आइए पिछली बार झारखंड एपीओ में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखा जाए। पिछली बार झारखंड एपीओ में ये क्वेश्चन आया था कि आईपीसी के तहत पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो अगर यही क्वेश्चन आईपीसी पूछ ले तो आईपीसी में कहाँ मारेंगे आप? तो सेक्शन 75। और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से 75 है। आइए संविधान में भी पूछ सकता है कि पूर्व संविधान में भी पूछ सकता है कि पूर्व दोष सिद्धि कहाँ दी गई है। तो अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जाएगा न ही दंडित किया जाएगा। तो प्रायर कन्विक्शन किस धारा में? तो संविधान में ये क्वेश्चन पूछे तो आर्टिकल 20 का क्लाज 2 मारिएगा। अब लास्ट में आपका सीआरपीसी बता दिया जाए। देखिए सीआरपीसी में उत्तराखंड, बिहार, एमपी एक क्वेश्चन बना ही रहा है।
पहला क्वेश्चन, पूर्व दोष सिद्धि सीआरपीसी में कहाँ कहाँ सुसंगत है? तो तमाम धाराओं में है, लेकिन कुछ ही धाराएं बताई जाएंगी। पहला आप पढ़िएगा 211 का खंड 7, यानी कि आरोप, पूर्व दोष सिद्धि का आरोप के बारे में। प्रावधान 211 के सीआरपीसी धारा 211 के क्लास 7 में किया गया है। प्रायर कन्विक्शन या प्रायर इक्विटल, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, इस बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 298 में किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि पूर्व दोष मुक्ति या पूर्व दोष सिद्धि कैसे साबित की जाएगी, इसका प्रावधान 298 में किया गया है। अब देखिए सीआरपीसी में तमाम धाराएं हैं, उतना आपका कह सकते हैं कि बहुत डिटेल में चला जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आ सकता है वह कम से कम एक बार बताया गया। आइए देखा जाए धारा 14 में, अभी अगला चला जाए। ये तो केवल मन की दशा बताई गई। मन की दशा के बाद धारा 14 में शरीर की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की दशा को भी रेलेवेंट बनाया गया है। अब समस्या ये आई कि शरीर की दशा होती क्या है, इस पर एक दो उदाहरण हमें देखना है। देखिए शरीर की दशा। जब किसी वाद या कार्यवाही में शरीर की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी कह सकते हैं, आपका सुसंगत है, माने विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य हैं, तब ऐसे शरीर की दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होंगे। यानी कि शरीर की दशा दर्शाने वाले जो तथ्य होंगे सुसंगत होंगे, लेकिन ये कब? जबकि शरीर की दशा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट हो। जैसे कि शरीर की दशा दिखाई जाए तो शरीर की दशा का उदाहरण आयु। अभी हम बताएंगे, पहले लिस्ट बना लिया जाए कुछ। एज कितनी थी, आयु देखा जाएगा। शरीर का दुर्बल होना, ये भी शरीर की दशा है। शक्तिशाली होना, बहुत बलवान या शक्तिशाली था, ये भी शरीर की दशा में हम पेश कर सकते हैं। घायल अवस्था में थी, घायल अवस्था में होना, ये भी शरीर की दशा के बारे में सुसंगत होगा। स्वस्थ होना, ये भी शरीर की दशा है। आपका रुग्णावस्था में होना, बीमार होना, ये भी शरीर की दशा है। इसके बाद दिव्यांग होना, दिव्यांग था, ये भी शरीर की दशा है, इत्यादि। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की दशा जो दर्शाने वाले तथ्य हैं वह रेलेवेंट हैं कि उस समय उस व्यक्ति की शरीर की दशा क्या थी। आइए पहले एज पर देखा जाए। आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है एज, क्योंकि एज को लेकर अगर एज कम है तो अपराध करने के बाद भी आपको कम सज़ा मिलेगी, और एज ज़्यादा है तो अधिक सज़ा। तो आयु का जो प्रश्न होता है ये शरीर की दशा होती है। पीड़िता या अभियुक्त या कहिए विक्टिम
आपका कह सकते हैं कि किस आयु का था, ये उसके शरीर की दशा है और इसे साक्ष्य में पेश किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण हम बता दें, अगर ये साक्ष्य में पेश किया जाए कि हजूर जो अभियुक्त था वह तो 6 वर्ष का था, वह 6 वर्ष का था और इस बात को न्यायालय में प्रूफ कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 82 अप्लाई होगी। आईपीसी की धारा 82 अप्लाई होगी, क्योंकि आईपीसी की धारा 82 बताती हैं कि डोली इनकैपेक्स अभी एपीओ में आया था यूपी में, डोली इनकैपेक्स अक्षम गुड़िया का सिद्धांत किसमें है, धारा 82 में। अर्थात यदि कोई बच्चा 7 वर्ष से कम है, कोई अपराध करता है, तो उसके लिए उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो आयु काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आइए व्यक्ति का दुर्बल होना, यानी कि यह व्यक्ति तो इतना दुबला पतला था कि यह क्या किसी को धक्का देगा तो खुद ही गिर जाएगा। व्यक्ति का शक्तिशाली होना, यानी कि खली जैसे शक्तिशाली था, उसके एक मुक्के के प्रहार से ही दूसरे लोग गिर जाते थे। व्यक्ति का घायल होना, तो घायल होने में सबसे अच्छा उदाहरण इस समय हाथरस कांड का देख सकते हैं कि पीड़िता घायल अवस्था में थी, उसका इलाज चल रहा था, वह बेहोश थी और जैसे ही होश आया उसने बयान दिया, तो वो जो बयान देने के बाद वह मर गई। तो घायल अवस्था में उसने बयान दिया ये उसके शरीर की दशा के रूप में धारा 14 में रेलेवेंट होगा। उसने ये बयान दिया कि हमें इन लोगों ने मारा और 2 लोगों का नाम लिया कि इन लोगों ने हमारे साथ गलत कार्य किया। उसके बाद वह मर गई। तो जब मर गई तो आपका पूछा कहा भी जाता है जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। यानी कि अगर व्यक्ति मर गया और उसके पहले वह डीडी कर दिया, डाइन डिक्लेरेशन कर दिया है, तो अभियुक्त का बचना मुश्किल है। निर्भया कांड दिल्ली में भी यही हुआ। निर्भया ने बयान दिया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो सबको फांसी पर लटका दिया गया। आप देख ही रहे हैं। तो हाथरस कांड में भी पूरा चांस है कि फांसी की ही सज़ा होगी, क्योंकि जन दबाव भी है, यानी कि जन दबाव भी है। तो घायल अवस्था में होना ये बताया गया शरीर की दशा। स्वस्थ होना, यानी कि व्यक्ति स्वस्थ था। अगला बीमार होना, व्यक्ति बीमार था। और अंतिम दिव्यांग होना, यानी कि इसके तो हाथ ही नहीं है, तो कहाँ से हाथ से मारा होगा, ये तो मुख से बोल ही नहीं सकता, तो कैसे आपको गाली दिया होगा। ये शरीर की दशा है। शरीर की दशा के बारे में आप एक उदाहरण देखिए। उदाहरण भी एक बता दिया जाए लीगली। देखिए उदाहरण देखिए एक शरीर की दशा के बारे में, तब आपका अब स्वास्थ्य की दशा, शारीरिक संवेदना बताई जाएगी। शारीरिक पहले एक उदाहरण इस पर देख लिया जाए। देखिए धारा 14 और 15, यानी कि 14 और 15, थोड़ा समय लगता है इधर भाई बता दिया जाए। 32 तक समय लगेगा एविडेंस में। आइए उदाहरण देखा जाए। प्रश्न यह है कि क्या एक की मृत्यु विष
से कारित की गई थी, यानी कि क्या ये विष देकर मारा गया था। अब आइए ये अपनी रुग्णावस्था में, यानी कि जब विष देने के बाद अपने शरीर के लक्षणों के बारे में या अपने लक्षणों के बारे में वह बताता है, तो ऐसी दशा में जो वह अपने शरीर के लक्षणों के बारे में बताता है उसके शरीर की दशा के रूप माने उसके शरीर की दशा के रूप में रेलेवेंट होगा। ये अंतिम जो प्रावधान आपका है कि अगर आपका शारीरिक संवेदना, फीलिंग कहिए, शारीरिक संवेदना या शारीरिक अनुभूति कहा जाता है। शारीरिक संवेदना या शारीरिक अनुभूति या शारीरिक अनुभव, तो जो शारीरिक जो शारीरिक संवेदना या शारीरिक अनुभूति होती हैं वह भी धारा 14 में आपका सुसंगत बनाई गई हैं। बैरक पहले देखिए तब कुछ उदाहरण देखा जाए। जहाँ किसी वाद या कार्यवाही में शारीरिक संवेदना की दशा विवाद या सुसंगत हो तो ऐसी शारीरिक संवेदना के दशा को दर्शाने वाले तथ्य भी रेलेवेंट होंगे। तो शारीरिक संवेदना होती क्या है, पहले इसके कुछ उदाहरण देखा जाए। किसे शारीरिक अनुभूति, व्यक्ति कराह रहा था। दूसरा देखिए, व्यक्ति चिल्ला रहा था, ये शारीरिक संवेदना है। व्यक्ति रो रहा था, ये शारीरिक संवेदना है। व्यक्ति नाच रहा था, ये शारीरिक संवेदना। व्यक्ति गाना गा रहा था, ये शारीरिक संवेदना। व्यक्ति हंसी मजाक कर रहा था, ये शारीरिक संवेदना। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि व्यक्ति चवन्नी मुस्की काट रहा था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुस्करा रहा था, ये शारीरिक संवेदना। अब सभी उदाहरण तो देना मुश्किल है, लेकिन एक मुस्कुराहट का उदाहरण देखा जाए। और चूँकि करंट मुद्दा हाथरस का ही चल रहा है, देख ही रहे हैं कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, पीड़िता को न्याय चाहिए। और मामला राष्ट्रीय से इंटरनेशनल हो गया है और तमाम यानी कि भारत की बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। इस कारण से कि भारत में ऐसा भी होता है। तो हाथरस कांड को अगर देखा जाए तो ऐसी दशा में जब लाश को केरोसिन तेल डालकर जलाया जा रहा था, तो जो वहाँ के एसपी साहब हैं वो चवन्नी मुस्की काट रहे थे, अर्थात वह मुस्करा रहे थे। यानी कि एक बेटी की लाश जल रही है, वो भी अपमानपूर्वक, और एसपी की नैतिकता देखिए कि वो वहाँ चवन्नी मुस्की काट रहे हैं। लग रहा है कि लाश जलाकर पूरा कह सकते हैं कि चोटी ही फतह कर लिए, अर्थात ये लग रहा है कि लाश जला दिए तो अब कोई काम ही नहीं बचा, यानी कि काम पूरा हो गया, लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आपका, ये संविधान और रूल ऑफ लॉ की सीधे मर्डर कर रहे हैं।
और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर मैं बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही हंटर चलाएगा और सब जाएंगे जेल। इंतज़ार करिए, सब जेल जाएंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि रूल ऑफ लॉ का आप मजाक बना दीजिए। तो क्या संविधान का मतलब और क्या कानून का मतलब सब डीएम एसपी पर ही क्यों न छोड़ दिया जाए कि जो मन आए सो करें। यानी कि ये रूल ऑफ लॉ के हत्यारे हैं, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार के हत्यारे हैं। और एक अधिवक्ता होने के नाते आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो किसकी आपका अधिकार बचेगा, किसका। इस प्रकार आपका शारीरिक अनुभूति भी, संवेदना भी बताई गई। जहाँ तक धारा 14 की बात है, आपका 14 में अभी पूरा हुआ नहीं, आपका दृष्टांत बचा है। देखिए, आपका 16 दृष्टांत दिए गए हैं। मैं बता दूं, उन 16 दृष्टांतों को मैं अलग अलग कर दे रहा हूं और आप उस हिसाब से अलग अलग किताब से पढ़िएगा। वैसे 3 से 4 दृष्टांत मैं बता चुका हूं, लेकिन 16 दृष्टांत हैं, कम से कम 7-8 तो पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सा दृष्टांत किससे रिलेटेड है? कौन सा इलस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है, कम से कम ये पहले जानिए। क्योंकि पिछली बार यूपी एपीओ और यूपीजे में ये पूछ रहा था कि ये दृष्टांत नंबर तक पूछे जा रहे थे। तो दृष्टांत नंबर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो नॉलेज या ज्ञान पर जो दृष्टांत दिए गए हैं वह पहला यानी कि ए, इसके बाद दृष्टांत नंबर बी, दृष्टांत नंबर सी और दृष्टांत नंबर आपका डी। यानी कि जो 4 दृष्टांत हैं ये नॉलेज से रिलेटेड हैं। दूसरा आइए इंटेंशन या आशय। आशय से जहाँ तक संबंधित आपका दृष्टांत की बात है, आपका ई जे के ओ पी, ई जे आपका ई है, जे है, के है, इसके बाद दृष्टांत, इसके बाद ओ और पी, ये दृष्टांत आशय को गवर्न करते हैं। अब आया सद्भाव, गुड फेथ। सद्भाव से संबंधित जो दृष्टांत हैं वह आपका है, कह सकते हैं एफ और जी। एफ और जी दृष्टांत, इसको घर पर पढ़िएगा। एफ और जी शारीरिक संवेदना से संबंधित जो दृष्टांत हैं एल और एम, एल और एम है, ये एल और एम। इसके बाद आपका कह सकते हैं शरीर की दशा से, हाँ एल आपका देखिए शारीरिक संवेदना। फिर एक बार देखिए, यहाँ थोड़ा गलती हो गई। शारीरिक संवेदना से संबंधित जो आपका दृष्टांत है वह दृष्टांत नंबर के हैं। इसके बाद आता है शारीरिक दशा। शरीर की दशा आती है, इससे आपका एल और एम।
एल और एम, उसके बाद उपेक्षा आती है, नेग्लिजेंस आता है, उपेक्षा से संबंधित आपका दृष्टांत है एन, और अंतिम दृष्टांत स्पष्टीकरण से है आपका ओ और पी। एक्सप्लेनेशन से ओ और पी ये जो दृष्टांत हैं ये एक्सप्लेनेशन से संबंधित है स्पष्टीकरण से। इस प्रकार आपका एविडेंस की धारा 14 समाप्त हुई। आइए एविडेंस की धारा 15 देखा जाए। धारा 15-14 में दिए गए मन की जो दशा है उसका स्पेसिफिक रूप है, यानी कि विशिष्ट रूप, यानी कि 14 में जो नियम, 14 में जो नियम आपने पढ़ा उसका स्पेसिफिक रूप धारा 15 में दिया गया है। 15 में एक सिद्धांत भी है, ब्राइड्स इन बाथ, यानी कि टब में दुल्हन। पहले वहीं बताया जाए, आगे डिटेल में बताया जाएगा। टब में दुल्हन, टब में दुल्हन का मतलब कि एक व्यक्ति रहता है, निकाह विवाह करता है, मैरिज करता है, और आपका कह सकते हैं कि 7 अपनी पत्नी, उसकी पत्नियां एक जैसे मर गई, टब में डूबकर मर गई। अब ये हुआ टब में डूबकर मर गई, जैसे कहा जाता है कि जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, यानी कि जाकर चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूबकर मर जाते। अब ये होता कि क्या कोई चुल्लू भर पानी में डूबकर मरेगा, लेकिन मर जाते हैं लोग और मार दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्री देवी जी मर गई और अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि वह कैसे मरी, आपका हार्ट अटैक हुआ कि मार दिया गया। तो टब में डूबकर मर जाइए या चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाइए, तो आपका ये आपका याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। धारा 15 से आपका और भी क्वेश्चन बनता है, बीमा वाला बनता है। बीमा का उदाहरण के साथ साथ अन्य उदाहरण अगले लेक्चर में दिया जाएगा। आपका सूचित कर दिया जाए कि अभी 15-20 मिनट बाद सीपीसी की क्लास चलेगी। 15-20 मिनट बाद आपका रेस्ट रहेगा, फिर सीपीसी की क्लास चलेगी। धन्यवाद।